अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस पोइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो यंगेस्ट पोइट तो है ही, मगर रोमांटिक एज के सबसे बेस्ट पोइट्स में काउंट होते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस पोइट के बारे में बात कर रही हूँ उनका नाम है जॉन कीट्स। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन में काउंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे एंड विलियम ब्लेक ये काउंट होते हैं। और उसके बाद सेकंड जनरेशन में जॉन कीट्स, जिनका नाम टॉप पे होता है, और उनके बाद बायरन एंड पी.बी. शेले। तो फ्रेंड्स, जॉन कीट्स की पैदाइश हुई है 1795 में एट मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में। और 7 साल की उम्र में ये स्कूल जाते हैं, जिस स्कूल का नाम है जॉन क्लार्क्स स्कूल। फ्रेंड्स, जॉन क्लार्क एक पर्सन का नाम था जिनके नाम पे ये स्कूल था। तो अपनी 7 साल की उम्र में ये स्कूल जाते हैं, और अपने स्कूल जाने के 1 साल के बाद 1804 में इनके फादर की एक हादसाती तौर पे डेथ हो जाती है। वो डेथ कुछ इस तरह से होती है फ्रेंड्स। जॉन कीट्स के फादर एक स्टेबल कीपर थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। जैसे ही जॉन कीट्स के फादर जॉन कीट्स से मिलने के लिए स्कूल आ रहे थे, तो वो उनका पाँव घोड़े से स्लिप हो गया नीचे और उनको स्कल फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, जब जॉन कीट्स की उम्र 14 ईयर्स की हुई, 1810 में 14 ईयर्स के हुए थे, तो उनकी माँ की डेथ हो गई थी बिकॉज़ ऑफ कंजप्शन, बिकॉज़ ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस उस वक्त उनकी फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। जॉन कीट्स की भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, और जॉन कीट्स के यंग ब्रदर टॉम की भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, जॉन कीट्स ने अपना स्कूल उस वक्त छोड़ा था जब उनकी मदर की डेथ हुई थी 1810 में, और उसके बाद उन्होंने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी गाइज़ हॉस्पिटल, और 1814 में इन्होंने शायरी में अपना पहला कदम रखा था। वो कुछ इस तरह से कि जॉन कीट्स 3 पर्सनालिटीज़ थे जो लिटरेचर की बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उनमें सबसे पहला नाम था होमर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ग्रीक एज का सबसे प्रोमिनेंट राइटर जिन्होंने ओडिसी एंड इलियड भी लिखी है, और उनके बाद एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी है, और तीसरे नंबर पे विलियम शेक्सपियर, जो कि जिनके नाम से तो हर कोई वाकिफ़ है, विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और पोइट, और उनसे वो इंस्पायर थे। तो उन्होंने इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से एक फ़र्स्ट पोइटिकल वर्क लिखा था। उसके बाद फ्रेंड्स 1815 में वो रजिस्टर हुए थे एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज़ हॉस्पिटल, और 1816 में उन्होंने लाइसेंस रिसीव किया था एज एपोथीक्रेसी। फ्रेंड्स, 1816 में उन्होंने ही बिकेम फ्रेंडली विथ ली हंट जिन्होंने अबू बिन एडम के नाम से एक पोएम लिखी है। ली हंट जॉन कीट्स के बेहतरीन दोस्तों में काउंट होते थे, और उन्होंने ली हंट बेसिकली द एग्जामिनर मैगज़ीन में एज अ को फाउंडर वर्क करते थे, और उन्होंने जॉन कीट्स की पोएम ओ सॉलिट्यूड पब्लिश करवाई थी। फ्रेंड्स, ये फ़र्स्ट पब्लिश वर्क था जॉन कीट्स का, जिससे आगे उनको बढ़ने का मौका मिला था। तो उसके बाद 1817 में उन्होंने अपनी सेकंड पोएम पब्लिश करवाई थी, आई स्टूड टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल, और उसी साल में स्लीप एंड पोइट्री, और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका जिक्र करूं। आई स्टूड अपॉन अ टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल में बेसिकली जॉन कीट्स बीइंग अ रोमांटिक पोइट, ही लव्ड नेचर अ लॉट, और वो अर्ली मॉर्निंग टाइम में हिल पे खड़े होके ऑन द टोज ऑफ हिज टिप्स इज स्टैंडिंग एंड एंजॉइंग द ब्यूटी, वो एक्सप्रेशन इन्होंने इस पोएम में किया है। स्लीप एंड पोइट्री पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब वो ली हंट के कॉटेज पे रहने के लिए गए थे, और ये कहा जाता है कि ये उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने एक्सप्रेशन अपने फ्रेंडशिप का किया है। और थर्ड पोएम उनकी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर के बारे में मैं आपको ये बताऊं फ्रेंड्स कि चैपमैन वाज बेसिकली अ ट्रांसलेटर, जिन्होंने होमर के ग्रीक वर्क को ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश। तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये पढ़ी थी जॉन कीट्स, क्योंकि बहुत इंस्पायर थे होमर से, तो उन्होंने जब ये फर्स्ट पढ़ा था तो उन्होंने ये एक्सप्रेशन लिखा था बेसिकली ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। उसके बाद फ्रेंड्स ये ईयर आता है 1818, जो कि जॉन कीट्स की ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन साल था, और साथ साथ एक दुख भरा साल भी था। 1818 में उन्होंने एंडी म्योन के नाम से एक पोएम पब्लिश की थी, जो कि
बहुत ही लिटरेचर में मशहूर पोएम है। और उसी साल में जॉन कीट्स की मुलाकात हुई थी फैनी ब्राउन के साथ, एंड ही फेल इन लव विथ हर एंड ही गॉट इंगेज। और ये कहा जाता है कि जॉन कीट्स ने फैनी ब्राउन के साथ डेलिबरेटली शादी नहीं की थी। उसकी दो वजूहात थी, एक तो वो कंजप्शन के साथ, ट्यूबरक्लोसिस के साथ फ़ाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, जिसमें उनके भाई की भी डेथ हुई थी उसी साल के 1 दिसंबर 1818 में। उनके छोटे भाई जिनकी वो मुसलसल नर्सिंग करते आ रहे थे, तो उनकी डेथ हुई थी। और ये जॉन कीट्स की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो फ्रेंड्स 1819 वो साल आता है जिसमें इन तमाम ज़िंदगी के शॉक्स को फेस करते हुए जॉन कीट्स ने सीरियस और बहुत ही बेहतरीन ओड्स लिखी थी। ओड बेसिकली फ्रेंड्स लिरिकल स्टेंजा होती है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें किसी इंडिविजुअल या किसी इवेंट की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की जाती है। तो 6 जॉन कीट्स की ओड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनके मैं आपको नाम बताऊंगी और उनके बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी। ओड टू ग्रेशियन अर्न उन्होंने लिखी थी। अर्न बेसिकली कहते हैं एक वॉस को, एक गुलदान को कहते हैं। एक ऐसा गुलदान था जिस पे कोई पिक्टोरियल काइंड ऑफ थिंग्स छपी हुई थी, जिसकी तारीफ़ उन्होंने की है अपने अंदाज़ में, अपनी इमिटेशन में उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि उस वॉस में क्या पर्सन्स होंगे और क्या कर रहे होंगे। उन्होंने अपनी अलग ही जो है परसेप्शन उसमें लिखी है। उसके बाद ओड टू साइकी, साइकी इज़ अ गॉड, अ गॉडेस, and she falls in love with Cupid god. Cupid is a sun god. So this is a story in Ode to Psyche. Ode to Melancholy में जॉन कीट्स कहना चाहता है कि प्यार, सुखों से तो हर कोई प्यार करता है, गुड टाइम से, मगर मेलनकली कहते हैं दुख को और सैडनेस को। तो सैडनेस के टाइम को बेहतरीन टाइम उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि सैडनेस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, जिसमें इंसान अपने अच्छे दोस्त को, अपने आप को बेसिकली पहचानता है। उसके बाद ओड टू इंडोलेंस, इंडोलेंस कहते हैं फ्रेंड्स आइडलनेस को, लेजीनेस को, क्योंकि पोइट की एक अपनी परसेप्शन होती है, एक अपनी ही दुनिया होती है चीज़ों को समझने की। तो उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग लेजीनेस या ज़िंदगी में आइडल होना भी कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ होती है या एक ब्लेसिंग होती है। और ओड टू ऑटम में बेसिकली फ्रेंड्स जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि बाहर का मौसम तो सबको अच्छा लगता है, मगर पतझड़ का मौसम, जो ख़ज़ां का मौसम होता है जिसमें पत्ते झड़ रहे होते हैं, उसकी एक अलग ब्यूटी होती है, उसकी एक अलग ख़ूबसूरती और ट्रैंक्विलिटी होती है, जिसको शायर ने अपने अल्फाज में बयान किया है। और लास्ट में ओड टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बुलबुल बर्ड को कहते हैं, जिसमें शायर कहते हैं कि दिस इज़ अ इमोर्टल बर्ड। ह्यूमंस तो दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, मगर ये बर्ड की आवाज़ जो है वो ताहयात दुनिया में इमोर्टल चीज़ की तरह वो ज़िंदा रहेगी। वो बुलबुल जो है वो गाती रहेगी और लोगों के दिलों को खुश करती रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स दिन ब दिन जॉन कीट्स की तबीयत ख़राब होती जाती है, मगर वो फिर भी लिखना नहीं छोड़ते। 1819 में ही वो 3 बेहतरीन वर्क्स दोबारा करते हैं ग्रीक मिथोलॉजी पे, जिनमें से ईसाबेला का नाम है, लेमिया एंड सेंट ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ईसाबेला इज़ अ लव स्टोरी जिसमें ईसाबेला इज़ द रिचेस्ट वुमेन एंड शी फॉल्स इन लव विद अ पुअर मैन। लॉरेंजो के नाम से एक मैन लड़का होता है जो कि उनके भाई का नौकर होता है, जिससे वो प्यार करने लगती हैं। उसके अलावा लेमिया, लेमिया इज़ ऑल्सो अ ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक स्टोरी है, जिसमें लेमिया इज़ अ हाफ स्नेक एंड हाफ वुमेन। हर young ones were eaten up by some animal or some creature, and in that result she eats the kids of humans. वो इंसानों के बच्चे खाती है। तो दैट इज़ द स्टोरी विद द लेमिया। एंड ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज़ अ ग्रीक मिथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ लव। तो फ्रेंड्स 17 सितंबर 1820 में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जॉन कीट्स की तबीयत बिगड़ती जाती है, कि आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आपका हवा और पानी चेंज होना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद 1821 में 23 फरवरी को जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है। और जॉन कीट्स की डेथ के टाइम पे उनके फ्रेंड्स जोसेफ जो है उनके साथ होते हैं, और वो उनके आखिरी अल्फाज होते हैं, हियर लाइज द मैन whose name is written on water. So this is all about John Keats and his life. Hope you like my video. If you are newly watching my video, please do like and subscribe. Thank you friends.